नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें आज का दिन इस सियासत में बहुत बड़ा दिन रहा। यानी आज इंजीनियर रशीद जब जेल से छूटने के बाद कश्मीर की धरती पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने कश्मीर की धरती को झुककर प्रणाम किया और झुककर धरती को चूमा और कहा कि मैं कश्मीर के लोगों के लिए यहां पहुंचा हूं, कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए यहां पर आया हूं। लेकिन सवाल उनके बाहर निकलने के बाद कई सारे खड़े हुए हैं। कोई बीजेपी पर आरोप लगा रहा है और कोई यह कह रहा है कि क्या उन्हें जमानत मिलनी चाहिए थी, जो टेरर फंडिंग मामले में काफी दिनों से जेल में सजा काट रहे हैं। इस वक्त राजनीतिक पार्टियां इंजीनियर रशीद को घेरने की कोशिश कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बांटने की राजनीति है और वोट बांटने के लिए ही इंजीनियर रशीद को बीजेपी की तरफ से छोड़ा गया है। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे कहा है। तो चलिए आपको मैं एक एक करके बताऊंगा इंजीनियर रशीद ने क्या कहा है। जेल से आने के बाद मैं पीएम मोदी के विचारधारा के खिलाफ लड़ूंगा, मैं लोगों को एकजुट करने आ रहा हूं, बांटने नहीं आ रहा हूं, यह मैसेज उन्होंने दिया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पीएम मोदी के नए कश्मीर के नैरेटिव से मैं फाइट करूंगा। ये कल ही जब जेल से बाहर आए थे उन्होंने कहा था। पीएम नरेंद्र मोदी का नया कश्मीर फेल हो गया है। अब जरा फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो चाहते हैं यहां मुसलमानों के टुकड़े हों, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। उन्होंने कहा है बीजेपी इसमें इंजीनियर रशीद के साथ है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैंने कहा था कि आतंकियों को मत छोड़ो, ये बहुत पहले की बात है, लेकिन हम आज उसका नतीजा देख रहे हैं। देखिए किस तरह से अभी बयानबाजी हो रही है इन तमाम दलों की तरफ से। अब उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, इंजीनियर रशीद बीजेपी का हिस्सा है, लोगों से वोट लेने के लिए उन्हें जमानत दी गई है, लोगों की सेवा के लिए जमानत नहीं दी गई है और चुनाव के बाद वापस तिहाड़ ले जाएंगे, लोग फिर से प्रतिनिधित्व विहीन हो जाएंगे। यानी उन्हें प्रतिनिधि वहां पर जब नहीं मिलेगा तो ऐसी चीजें होंगी। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने कहा है कि गरीब के माता पिता को मिलने की इजाजत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियां बना रहे हैं, वाहन सुरक्षा भी दी जा रही है। ये तमाम बातें कही है महबूबा मुफ्ती ने। हम पर हमला करते हैं तो कार्रवाई नहीं होती, और लेकिन हमारे उम्मीदवार को नोटिस भेजते हैं, अगर वो कुछ बात करेंगे तो उनको नोटिस भेज दी जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आज की सियासत में, गुलाम नबी आजाद डीपीएपी से, यानी जो कांग्रेस में पहले थे, उन्होंने कहा है यह न्याय की दिशा में एक कदम है। उन्होंने इंजीनियर रशीद के उसमें समर्थन में कहा है मैं अंतरिम जमानत का स्वागत करता हूं, उन्होंने स्वागत किया है। इंजीनियर रशीद बारामूला से सांसद है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। एक मजबूत जनादेश के साथ चुने गए 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था, और उमर अब्दुल्ला वो शख्स हैं जो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रचार करने के अधिकार की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम उठाया गया। देखिए आज की जो ये तमाम बातें हैं, हम इसी पर आज चर्चा भी करेंगे कि आज का जो दिन है वो जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए कितना अहम है। आज के इस दिन से सियासत में कितना बदलाव देखने को मिलेगा, बाकी पार्टियों में क्या उथल पुथल मिलेगी, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। क्योंकि जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने सभी दलों पर निशाना साधा है। बीजेपी हो, पीएम मोदी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब पर उन्होंने कहा है कि अब बस अब आपकी चलने वाली नहीं है, मैं आ गया हूं और मैं कश्मीर के लोगों के बीच जाकर उनका प्रतिनिधित्व करूंगा। आज की चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिनेश मल्होत्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। आदर्श गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए, खासतौर पर इस विषय पर जो इस वक्त बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। तीनों का एक बार फिर से स्वागत। दिनेश मल्होत्रा जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। दिनेश जी, आज का दिन जम्मू कश्मीर की सियासत में कितना महत्वपूर्ण दिन है और कितना बदलाव ये दिन लेकर आएगा आने वाले कुछ दिनों तक, और इंतजार तो 8 तक रहेगा, 8 अक्टूबर तक जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे। शीतल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सभी मेरे को पैनलिस्ट, उनको मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे ये जिस दिन मतलब हम ये कहें जब लोकसभा के चुनाव हुए, जब लोकसभा के बारामूला सीट से इंजीनियर रशीद ने चुनाव जीता, चुनाव ही नहीं जीता, उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके सबसे बड़े नेता
उमर अब्दुल्ला को हराया, वो भी 2 लाख से लगभग ज्यादा वोटों से। तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि कश्मीर की राजनीति में अब बदलाव होने वाला है। ठीक है। तो इंजीनियर रशीद का कश्मीर में पहुंचना, क्योंकि अभी 18 को पहले फेज की पोलिंग है, आज 12 है, 6 दिन है, वो 6 दिन उनको पहले फेज की पोलिंग, एक कंपेनिंग में 5-7 दिन को टाइम लगेगा, पहले फेज की कंपेयरिंग करेंगे, फिर सेकंड फेज, थर्ड फेज। अब ये कंपेयरिंग कैसे चलते हैं, वो नैरेटिव कैसे चलाते हैं, क्योंकि कुछ दिन से ये नैरेटिव चल रहा है कश्मीर में कि इंजीनियर रशीद बीजेपी के प्रॉक्सी हैं। अब उन पर डिपेंड करता है वो इस नैरेटिव को कैसे काउंटर करते हैं, क्योंकि आप देखिए उन्होंने जेल से बाहर आते ही जो स्टेटमेंट दी है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कश्मीर का जो उनका मिशन है उसके खिलाफ हूँ, उनकी पॉलिसी के खिलाफ हूँ, तो वो इस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत जल्दी ये कहना होगा कि वो काउंटर कर पाएंगे। अब कौन सा नैरेटिव मतलब जनता के बीच में जाता है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो नैरेटिव फैला रहे हैं कि इंजीनियर रशीद बीजेपी के प्रॉक्सी हैं, वो नैरेटिव चलता है, या इंजीनियर रशीद जो नैरेटिव काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं कश्मीरियों का रियल। दिनेश जी, विपक्ष अभी भी कह रहा है कि ये स्क्रिप्टेड है, ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, इसी वजह से इंजीनियर रशीद बाहर आते ही सबसे पहले उन्होंने पीएम मोदी पर सवाल दाग दी। नहीं देखिए, अब क्या ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है क्या स्क्रिप्टेड है क्या नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो कश्मीर की 2 जो मेन स्ट्रीम पार्टी है जिनकी हेजमनी है कश्मीर की पॉलिटिक्स में, वो हमेशा उनका ये रोल रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती है उसको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। आप अगर इतिहास में जाएं, जब 1999 में पीडीपी बनी थी, तो उस समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि उस समय की जो बीजेपी गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, वो कहा था कि बीजेपी ने पीडीपी बनाई है। जब 2014 के बाद जब अपनी पार्टी बनी, उस पर भी एलिगेशन लगा कि ये बीजेपी ने बनाई है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर भी एलिगेशन लगता है कि बीजेपी ने बनाई है। 2 जो मेन पार्टीज हैं वो बाकी पार्टीज पर ये एलिगेशन लगाती हैं कि बीजेपी ने बनाई है। और तो और जो जमायत इस्लामी के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को बेनिफिट देने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए ये एलिगेशन नैरेटिव क्या चलता है। ठीक है, ओके आदर्श जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आदर्श जी, जिस तरह से दिनेश जी ने कहा, आप इन बातों से कितना सहमत हैं? और इंजीनियर रशीद की जो कल की बॉडी लैंग्वेज थी, जब आपने भी देखा होगा जब वो जेल से बाहर आए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो भाषा शैली थी या जो उनके एक्सप्रेशंस थे, उनको आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या लगता है, क्या वो नया इस सियासत में लेकर आएंगे, जम्मू कश्मीर के लिए लेकर आएंगे? क्या वो भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? धन्यवाद शीतल जी। इस तरह से दिनेश जी ने बात की या बताया, फिर डिटेल से बताया है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ दिनेश जी के साथ, बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त ये कहना तो बहुत जरूरी है कि वो तो बी पार्टी है। हालांकि इंजीनियर रशीद ने बाहर आते, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी भी चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें उन्होंने साफ कहा ना मैं यूपीए का ना एनडीए का ABC पार्टी नहीं। लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि इंजीनियर रशीद के आने के बाद सबसे ज्यादा बुखलाहट जो हो रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो रही है। क्योंकि जिस तरह से दिनेश जी ने बताया, बारामूला की सीट से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, और बारामूला के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रही हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही है, उसका एक डर बैठ गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर अब्दुल्ला को। इसीलिए ये सब बातें कह रहे हैं। अब A पार्टी है, B पार्टी है, C पार्टी है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। इस चुनावों के बाद जो है 8 तारीख के बाद ABC का पता चलेगा। इस वक्त सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को छोड़ के, जिस तरह से कहा गया, हर एक पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी की ABCD पार्टी कह सकते हो, आप कह सकते हो। इंजीनियर रशीद जब आए हैं तो उनके आने के बाद उन्होंने साफ कहा है कि मुझे कश्मीरियों के लिए काम करना है। आते ही उन्होंने कटाक्ष किया, आते ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे हमला कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर कश्मीरियों के लिए काम किया होता तो अपनी टोपी ना उन्हें उतारनी पड़ती, अपनी टोपी उतार कर भीख ना मांगनी पड़ती। इन्होंने कुछ किया ही नहीं। आज ये मौका आया कि अपनी टोपी उतार कर भीख मांग रहे हैं। मैं कश्मीरियों के लिए काम करता रहा हूँ, कश्मीरियों के लिए काम करूंगा। लेकिन शीतल जी, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जिस वक्त जेल से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उस वक्त बहुत ज्यादा सहमति थी, एक सिंपैथी वोट बहुत ज्यादा था इनके साथ था। यहाँ आने के बाद जो सिंपैथी अभी बनी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भावनात्मक राजनीति है सर, जी सिंपैथी या जो इस तरह की भावनात्मक राजनीति है, क्या वो भी काम करेगी? पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश करेगी कि वो इसको साबित करके दिखाए कि ये
भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, क्योंकि जेल से तब नहीं छोड़ा गया उन्हें, तब उन्हें जमानत नहीं मिली जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे। अब क्यों जमानत मिली जबकि बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से खतरा महसूस हो रहा है? ये उमर अब्दुल्ला की सोच है, उनकी ये सोच है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि इन्हें साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये बीजेपी ने उन्हें जानबूझकर छोड़ा है, चुनावों के लिए छोड़ा है, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर किया जाए। इसलिए उनको बाहर लाया गया। और आने वाले समय में देखिए, अभी तो बयान शुरू हुए हैं, अभी तो इंजीनियर रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखो 2-4 दिनों में, अभी दिन है फर्स्ट फेज के भी, इसके चुनावों के ऊपर कितना बड़ा एक असर पड़ने वाला है, 1-2 दिन में आपको पता चल जाए। ठीक है, दिनेश सिंह जी आपके पास मैं आऊँगा। दिनेश सिंह जी आप बताइएगा, जैसे दोनों लोगं ने कहा और जिस तरह से इंजीनियर रशीद बाहर आए, उन्होंने कैसे सभी पार्टियों को जो है वो घेरे में लिया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, वो लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये बताएं कि ये बीजेपी की तरफ से इन्हें छोड़ा गया है, ये बीजेपी की तरफ से हैं और बीजेपी समर्थन कर रही है। तो क्या ये भी वो अपने वोट बैंक के, विशेष समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह से बातें कर रहे हैं, ताकि जो बीजेपी की तरफ या फिर जो बीजेपी के पिछले 10 सालों में जो कार्यकाल रहा है, लोग उसकी तरफ आकर्षित ना हो और एक नैरेटिव लोगों के बीच छेड़ा जाए कि हाँ जी इंजीनियर रशीद जो है वो बीजेपी की तरफ से। जी आप सभी को प्रणाम शीतल जी। जी। देखिए, सबसे पहले से शुरुआत में अगर करूं, जैसे बारामूला की सीट से इंजीनियर रशीद जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और उन्होंने जैसे कि एक वहां का बहुत बड़ा चेहरा, मतलब जिसने जैसे अब्दुल्ला परिवार ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज किया कश्मीर में, तो उनके मतलब एक तरह से जैसे मान के चले कि उन्हीं के परिवार के सदस्य को, और जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको एक लंबे अंतर से हराना एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज नीचे तक गया। उसका मतलब ये था कि इनकी पकड़ कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में पड़ चुकी है और उसके बाद छटपटाने की सिर्फ कार्य किया। दूसरी बात जैसे ये थी कि जैसे अपने तरीके से अपने जैसे एक तरह से ताबूत में आखिरी कील ढूंढने का काम जो उन्होंने किया, कि कहीं ना कहीं जो पकड़ थी, राजनीतिक पकड़ के साथ साथ में जनता के साथ में कदम मिलाते हुए नजर नहीं आ रहे, और जनता के साथ मतलब उस तरीके से तो पोलराइजेशन करने की इनको आवश्यकता पड़ी। उसका मैं आपको स्पष्टीकरण देता हूँ साथ में, कि जैसे कि शंकराचार्य मंदिर का नाम बदलना, जैसे अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जाहिर किया, और उसके बाद में जैसे कि हरि पर्वत का नाम जो है वो बदलने का अपने मैनिफेस्टो में वादा किया, और उसके बाद में 370 जो है दोबारा बहाल करने का वादा किया, जो कि चीजें संभव नहीं है क्योंकि उनके पास इसका अधिकार ही नहीं है। क्योंकि उसका अधिकार करने के लिए इनका जैसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको अपनी सरकार लानी पड़े केंद्र में, जो कि संभव नहीं है। और दूसरा उसके अलावा देखिए, जैसे कि अपने मैनिफेस्टो और तमाम बहुत बड़े बड़े वादे किए, कैसा पूरा करेंगे कैसे पूरे नहीं करेंगे वो तो वो खुद जाने उस चीज को लेकर के। लेकिन पोलराइजेशन के मामले में ये जो गया, तो ये कहीं ना कहीं बूमरैंग करके वापस यू टर्न करके नुकसान करने का कार्य जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ में लंबी दूरी में मार करने का कार्य करेगा कांग्रेस के लिए। क्योंकि कांग्रेस ने इनके लिए ना तो इसमें हाँ किया ना किया, ना उसमें सहमति जताई ना कुछ, क्योंकि पीछे एक कदम उनको पीछे लेना पड़ा। लेकिन साथ में ये भी नहीं कहा कि हम लोग इसी का समर्थन नहीं करते, उससे टूरिज्म पे फर्क पड़ेगा और जो फर्क पड़ेगा। दूसरा जैसे आते हैं इंजीनियर रशीद पे, तो जैसे मान के चले 5 लोकसभा सीटें, 5 में से मतलब जैसे एक सीट जो है वो इंजीनियर रशीद ने अगर जीती, तो इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि 18-20% जो वोट्स हैं वो उन्हें एक तरह से कमांड कर दिया है। तो वो मान के वो वोट वो हो गए, और उसके अलावा मान के चलें कि जैसे पीडीपी और जो दूसरे जैसे जो अन्य दल जो जैसे मान के मतलब जो कांग्रेस हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, तो इनके जो वोट्स हैं तो अलग अलग जो इसका विभाजन होगा, जिसको पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई, तो उसमें किस तरीके से मतलब उसमें इनको समर्थन कितना मिले क्या मिलेगा वो तो आगे जाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ा दाव जो मतलब एक तरह से भाजपा ने, मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि भाजपा ने घाटी में सबसे बड़ा दाव ये खेला कि अपने जो कैंडिडेट जैसे उतारे, जैसे कि सभी सीट पे कैंडिडेट नहीं उतारे, जैसे मान के चले कि वहां पर जो आधी सीट पे उतारे और करीब करीब 28 सीट जो है उसमें कैंडिडेट नहीं उतारे, और उसमें एक तरह से जो मतलब भाजपा जो है वहाँ के इंडिपेंडेंट और जो जिताऊ जैसे छोटी मोटी पार्टी जो है उनके कैंडिडेट्स को समर्थन देगी, तो ये अपने आप में थ्रोप का होगा। और उन्होंने उस तरीके से होगा कि बढ़ चढ़ के 220 जो मुस्लिम कैंडिडेट्स माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट देने का रखा। तो एक तरह से सभी के सभी जो दाव जो है उन्होंने अपने तरीके से बहुत परफेक्ट तरीके खेले, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा और बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरीके से बीजेपी हरा पाएगी। तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि भाजपा जो है वो 1 नंबर पे चल रही है। ठीक है, ओके दिनेश मल्होत्रा जी, मैं वापस आपके पास लौटता हूँ। जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि भाजपा बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है इस मामले में, सियासी जो हवा इस वक्त चल रही है, खासतौर पर ये जो अभी प्रकरण हुआ है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, लंबे समय से जम्मू कश्मीर में 2 परिवारों की सत्ता रही है ज़्यादातर, चाहे वो पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। शायद आप बहुत ज़्यादा गहराई से देखते भी हैं, जानते भी हैं, आपने बहुत लंबे समय से देखा भी है जम्मू कश्मीर के क्या हालात रहे हैं। यहाँ पर इंजीनियर रशीद अगर इन चुनाव में बेहतर तरीके से खेलते हैं और बाजी मारते हैं, तो क्या ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में या फिर कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा? देखिए शीतल जी,
कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अगर 1999 से पहले देखें तो एक पार्टी की डोमिनेशन रही है। ठीक है। कांग्रेस कश्मीर घाटी के कुछ पॉकेट्स में रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप थी उसने कभी भी कांग्रेस को कश्मीर में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरने नहीं दिया। तो पूरा कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा। तो 1999 में जब पीडीपी बनी तो पीडीपी के बनने के बाद कश्मीर में टू पार्टी एक सिस्टम बन गया कि पीडीपी एक अल्टरनेटिव बन के उभरी। कुछ पॉकेट्स में नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी थी, लेकिन वो 2-3 असेंबली सीटों से कन्फाइंड थी। 1999 के बाद कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है डिवाइड हो गई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में। अब 2014 के बाद जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, नई पार्टियां बनी है, अपनी पार्टी बनी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी मजबूत हुई है। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंजीनियर रशीद एक फोर्स बनकर उभरे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां कश्मीर घाटी में अब पूरी तरह से वोटों का डिवीजन होगा। एक पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कुछ सीट्स लेगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब पीडीपी भी साउथ कश्मीर में मजबूत है, पीडीपी भी कुछ सीट्स निकालेगी, और इंजीनियर रशीद की कुछ पार्टी जो है वो भी सीटें निकालेगी। एक तरह से खिचड़ी बनेगी कश्मीर घाटी में, और जम्मू एक किंग मेकर की स्थिति में होगा कि जो पार्टी जम्मू प्रोविंस से की 43 सीटों से मैक्सिमम सीट्स निकालेगी, वो पार्टी आने वाले चुनावों में जो चुनावों का नतीजा होगा जम्मू कश्मीर में वो किंग मेकर होगी, वो पार्टी राज करेगी। ठीक है, ओके आदर्श जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। कश्मीर के अंदर तो खिचड़ी पक रही है, जिसमें दिनेश जी ने कहा कि अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, डीपीएपी है, या फिर इंजीनियर रशीद की पार्टी है। तो ये तमाम जो पार्टियां हैं ये वोट को बांटेंगी, वोट बटेगा और किसी को फायदा और किसी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जम्मू की क्या स्थिति है? जम्मू में मुकाबला किस किस के बीच देखा जा सकता है? हालांकि एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस तो है ही है, लेकिन कुछ सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है जो मजबूती में है। बिल्कुल शीतल जी, जिस तरह से चुनाव शुरू हुए तो लग रहा था कि जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक कड़ा मुकाबला होगा, और लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही थी लोगों की, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इन चुनावों में। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने उनका आपस में समझौता हुआ, गठबंधन हुआ है, और सबसे बड़ी बात है जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको लेके कांग्रेस जो है वो कटहरे में खड़ी हो गई है। जम्मू के लोगों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया, और अभी तक मतलब अब कुछ दिन रह गया चुनावों के पहले फेज को, अभी तक कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो नहीं किया, और ना ही उनके मैनिफेस्टो के बारे में बोलते हैं, ना इनकार करते हैं, ना कोई ऐसी बात करते हैं। इसलिए जम्मू के अंदर हालात बदल रहे हैं। हर दिन जो है भारतीय जनता पार्टी जो है गेन करने जा रही है, हर दिन। जिस तरह से हम कह रहे थे कि इस बार जो है कांग्रेस यहां से लीड करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहां से भारतीय जनता पार्टी को तो सीटें मिलेंगी, लेकिन कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने बहुत आसानी होगी। लेकिन अब जो हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं इंजीनियर रशीद के आने के बाद, कश्मीर के जो पोजीशन बनी है उसको देखते हुए जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के गठबंधन का फायदा मिलने जा रहा है। लेकिन हमें शीतल जी, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर के अंदर कश्मीर की जो सियासत है वो किसी वक्त भी रंग बदल सकती है, उनका कोई भरोसा नहीं है। आज पीडीपी से दूरियां की हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आज पीडीपी का गठबंधन है कांग्रेस के साथ, लेकिन इंजीनियर रशीद के आने के बाद ये एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि पीडीपी के साथ इनकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। पीडीपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, तीनों इकट्ठे होकर भी चल सकते हैं अगर इंजीनियर रशीद उनको लगा वहां पे सक्सेसफुल हो जाते हैं इस नैरेटिव सेट करने के लिए कि इंजीनियर रशीद जो है भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर उसे जेल से रिहा किया ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ा जा सके। इस बात को लेकर तीनों पार्टियां इकट्ठी हो सकती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आदर्श जी आपने कही है। दिनेश जी, आदर्श जी ने सीधे कहा कि ये बीजेपी ने किया है ताकि इन पार्टियों को तोड़ा जाए, और दूसरी क्या संभवता वाकई में पीडीपी भी इस गठबंधन का एक हिस्सा बन सकती है? और दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, एक तरफ सियासत है, एक तरफ सियासी पहलू है, लेकिन दूसरी तरफ विचारधारा का खेल है जिसके खिलाफ बीजेपी हमेशा, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ है उसके खिलाफ बीजेपी रही है पिछले कई सालों से। और टेरर फंडिंग मामले में जिस तरह से इंजीनियर रशीद पर केसेस लगे हैं, दर्ज हुए हैं, टेरर फंडिंग मामले में वो गिरफ्तार थे, और अलगाववाद की विचारधारा को बढ़ावा देने में या उसको प्रोत्साहित करने में कश्मीर के अंदर उनका रोल रहा है, ये तमाम चीज़ें उनके ऊपर हैं। लेकिन एक तरफ सियासी रंग और दूसरी तरफ जो विचारधारा का मामला है, ये कहाँ पर मेल खाता है? और क्या बीजेपी के सामने अगर ये ऑप्शन मिलता है, ये एक कड़ी मिलती है, तो क्या बीजेपी हाथ बढ़ाएगी? क्योंकि दोनों पार्टियां सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। संभवतः हो सकता है कि आगे कोई सरकार बनाने का अगर दावा
किया जाए दोनों दलों की तरफ से, तो क्या हाथ बढ़ाए जा सकते हैं आने वाले समय में? जी बिल्कुल शीतल जी, बेहतरीन ने आपने प्रश्न किया है। देखिए ऐसा है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती है ऐसे। ठीक है। और जैसे पहले भी गठबंधन आपस में सब सब दलों के करीब करीब सबके साथ रहे हैं ऐसे। तो इसलिए मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे दोबारा चुनाव जो है अगर होता है तो एक तरह से जनता में बहुत भारी वोट लगता है। और दूसरा देखिए 2014 के रिजल्ट को जैसे हम लोग मतलब कि एक तरह से किनारे नहीं कर सकते, तो उसमें मान के चले कि जैसे 28 पीडीपी के थे और 25 भाजपा के थे और एनसी के 15 और चौथे नंबर पे कांग्रेस। हाँ हाँ, जो कांग्रेस थी उसके 12 थे सदस्य होते हैं पे। तो चौथे नंबर पे उसका जैसे कि अब एनसी और कांग्रेस का जैसे गठबंधन है, तो प्यासे और कुएं वाला इनका रिश्ता एक तरह से है या मजबूरी का गठबंधन बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि कांग्रेस का फुटप्रिंट जो है या पकड़ जो है ढीली पड़ रही थी, उसी तरीके से एनसी जो भी कमजोर थी। अब कौन प्यासा है और कौन कुआं है, तो ये तो मतलब है कि जनता डिसाइड करेगी। लेकिन ओवरऑल बीजेपी देखिए और पीडीपी का गठबंधन क्या पीडीपी को कश्मीर के अंदर बैकफुट पर करता है? और जो टूट पीडीपी में आपने देखी पिछले सालों में, अभी मैं थोड़ा सा और मतलब मुझे ही नजर आता है कि आगे जैसे कि जैसे कि लोग शायद इस चीज को एक पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं कि जैसे कि मतलब इनके जो जैसे कि आजाद जो है मतलब जो कांग्रेस से छूट करके अलग उन्होंने अपना बनाया दल बनाया, तो वो भी कहीं ना कहीं देखिए वोटों का विभाजन जो है कांग्रेस का भी होगा और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका भी होगा। और दूसरा देखिए इंजीनियर रशीद जो है उनका मैं मतलब जैसे अभी इन्होंने एक तरह से अपना जो रुख है वो स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाकर के जैसे कि मतलब थोड़ी सी बात छोड़ बताना चाह रहा था कि जैसे काफी लंबे समय तक यहाँ पर जैसे कि एक तरह से मतलब टेरर का राज देखा गया या जैसे और जो चीजें देखी गई उथल पुथल बहुत ज्यादा कुछ हुई, तो जनता देखिए इस टाइम पे विकास को देखती है और केंद्र की तरफ से बहुत बड़ी मदद जो है बहुत बड़ी एड जो है वो हमेशा लगाता है। विकास के बहुत बड़े कार्य वहां पर हुए और यूपी की जीडी के बराबर कश्मीर जैसे मतलब यूपी में देखिए मान के चल 80 सीट्स हैं लोकसभा की और यहाँ पर 5 सीट्स हैं, लेकिन यूपी की जीडीपी मतलब यूपी के जीडीपी के बराबर जो है और यहाँ पर जो है विकास कार्यों के लिए मदद जो है सेंटर ने की, तो उसको नजरअंदाज यहाँ की जनता नहीं करेगी और कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर मिलेगा। और एनसीपी और पीडीपी जो है काफी टाइम से साइलेंट बैठे रहे अपने तरीके से, कहीं ना कहीं सिर्फ आप वोट पोलराइजेशन का काम किया, वो भी जनता देखती है। और जनता आजकल सिर्फ ये सिर्फ चाहती है कि उनकी जेब में कैसे रुपए है, कैसे रोजगार है, कैसे किस तरीके से काम धंधा जो है वो सेटल हो, स्थापित हो। और दोबारा जैसे कि सिनेमा हॉल खुला है, क्रिकेट का जैसे रास्ता जो खुला है तो वो दोबारा बंद ना हो, तो इसी को लेकर के बहुत बड़ी चीज होंगे। जहां तक मुझे लगता है बाकी पीडीपी जो है उसको मुझे लगता है कि जैसे अगर जैसे कि जैसे कांग्रेस जो है उनका और एनसीपी जो है वो बहुत बड़ा कुछ कमाल कर पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि जैसे कि वोटों का पोलराइजेशन और दूसरा जैसे कि वोट काटने का कार्य कई दल जो उनका करेंगे वो चीजें। और भाजपा का जो दाव एक है कि इंडिपेंडेंट्स को और अन्य दलों को सपोर्ट करने वाले जो छोटे मोटे दल है उनको सपोर्ट करने का, तो इसलिए कि जो सरकार बनेगी वो भाजपा की ही बनेगी। समर्थन किसका रहता है वो मतलब कि फिलहाल हम लोग इसको आगे कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पीडीपी भी जो है उसको भी कुछ गुरेज होगा इस चीज को करने में, क्योंकि जैसे सत्ता होती है सत्ता के साथ में कहीं ना कहीं करके मतलब जैसे हेडमास्टर किसी भी दल का बैठा हो, बिल्कुल वो अपने तरीके से अपनी शर्तों जी बहुत दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला 2024 में 2014 के बाद। मैं वापस मल्होत्रा जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इंजीनियर रशीद ने जीत हासिल की, ठीक है इंजीनियर रशीद जीते, जेल से बैठे जीते, लेकिन सवाल ये भी है कि दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला हारे हैं और महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी हारे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कश्मीर के लोग इन दो परिवारों को या इन दो पार्टियों को अब नकार रही है और तीसरे रास्ते के रूप में, तीसरे ऑप्शन के रूप में इंजीनियर रशीद कश्मीर के लोगों के लिए फिट बैठ रहे हैं? लोकसभा चुनावों को विधानसभा चुनावों से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। लोकसभा चुनाव जो इंजीनियर रशीद ने जो बारामूला की सीट जीती, अगर हम ये कहें कि इंजीनियर रशीद जीते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें जीती हैं, बड़े बड़े मार्जिन से जीती हैं। उन्होंने जम्मू संभाग और कश्मीर के साथ मिलती जो रजौरी अनंतनाग रजौरी सीट थी वो बड़े बड़े मार्जिन से जीती। उन्होंने श्रीनगर की सीट जीती, इसलिए इतनी जल्दी इनको राइट ऑफ करना नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, वैसा मतलब मुझे नहीं लगता ये ठीक बात है। ठीक है इंजीनियर रशीद का असेंबली में कुछ इम्पैक्ट होगा, कुछ सीटों पे इम्पैक्ट होगा, लेकिन लोग विधानसभा चुनाव कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी पे लड़े जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अच्छा कैडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट अच्छे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह मुकाबले में है। आप ये नहीं कह सकते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबले से बाहर है या इंजीनियर रशीद पूरा स्वीप करेंगे। कुछ सीट्स पे इंजीनियर रशीद अच्छा मुकाबला कर सकते हैं, उनके उम्मीदवार अभी उनके पास इतने अच्छे उम्मीदवार नहीं है तो विधानसभा के चुनाव जीत पाए बड़ी मात्रा में, लेकिन ठीक है मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ठीक है आदर्श जी आखिरी कमेंट आपसे लूंगा 15 से 20 सेकंड। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहां तक कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर का, दोनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो है जम्मू में भी जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। कुछ एक ऐसी सीटें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ ऐसी सीटें जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा एज मिल रहा है और वो सीटें जीत सकते हैं। रही बात इंजीनियर रशीद की, तो इंजीनियर रशीद जो है उसका जो
जितना इनको आते ही वेलकम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, थोड़े दिन ठहर जाइए, वेट कीजिएगा, आहिस्ता 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 बाहर वो बैठता जाएगा, वो सारा गुब्बारा जो है उसकी हवा निकलती जाएगी, क्योंकि ठीक। कश्मीर के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना काडर है, पीडीपी का अपना काडर है, इंडियन चीज जो है टाइमली जो है उसको जो फोकस हो रहा है, सब कुछ पार्लियामेंट के चुनावों के बाद हो रहा है। जैसे ड्रेची ने कहा, ओके, पार्लियामेंट के चुनाव और असेंबली के चुनाव दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है, अंतर है। जी। वो काडर के साथ चलते हैं। पार्लियामेंट का चुनाव तो भावनात्मक विचारधाराओं के ऊपर चला था, अब इन चीज को लेके वो सब चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता लेगी। लेकिन जो एंड जो है अंत में यही कहूंगा, इस वक्त अगर ओवरऑल आप पोजीशन देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को किसका साथ मिलना है, सबसे ठीक। बड़ी बात यह है, क्योंकि ठीक है। दोनों पार्टियां जो है इस वक्त एनसी और कांग्रेस जो है इस स्थिति में अपने आप को समझ रही है कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन होगा नहीं। नेशनल पीडीपी जो है वो चुप चुप जो है अपना चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन इनसे कहीं किसी किस्म की उसमें कमी नहीं है। अब इंडिपेंडेंट जो है, जिसे सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ठीक है, कर रही है, ओके। वो कितना गेन करते हैं, कितनी सीटें जीतते हैं, इसका इनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है इस बात के लिए। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, दिनेश मल्होत्रा जी, आदर्श गुप्ता जी और दिनेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये बहुमूल्य समय निकालने के लिए। बड़ा सवाल कि जम्मू कश्मीर का किंग कौन होगा, किंग मेकर कौन होगा, कौन किस संभाग से ज़्यादा सीटें लेकर आएगा, गठबंधन की यहाँ पर जीत होगी या फिर अकेले दम पर लड़ने वाली पार्टियों की जीत होगी, या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार कश्मीर के अंदर कई सारी मात्रा में उतरे हैं वो भी कुछ कमाल कर बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।